हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और जितना भी पढ़ाते हैं सबका नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, प्लीज़ इसको नोट्स में लिखिए, तभी ये मतलब कि काम का होगा। ठीक है, चलो। तो हम पिछले लेक्चर में क्या देखे थे? पिछले लेक्चर में अपन पढ़े थे अमाशय तक। हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे और पाचन तंत्र में अपन अमाशय अमाशय तक पढ़े थे और हम लास्ट में पढ़े थे कि एचसीएल का क्या क्या काम है। ठीक है, उसका कार्य को पढ़े थे। आज का जो अपना लेक्चर है, आज अपन पढ़ेंगे छोटी आंत से। ठीक है, छोटी आंत में भोजन कैसे कैसे पचता है वहां अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का अपना लेक्चर है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे छोटी आंत का। छोटी आंत जो है ये आपको, अब देखो छोटी आंत जो है ये अमाशय शुरू होता है। ये अमाशय अपना अमाशय शुरू हुआ। ठीक है, और बड़ी आंत इस तरह देखो, यहाँ पे बड़ी आंत पे ये खुल रहा है, यहाँ पे बड़ी आंत पे खुल रहा है ये। ठीक है, अमाशय शुरू होता है और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे जाके हाईली क्वाइल हो जाता है। ये पूरा क्वाइल हो गया, देखो पूरा क्वाइल हो गया। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बड़ी आंत में यहाँ पे मिलेगा। ये देखो बड़ी आंत में इस तरह से ये ओपन होगा, बड़ी आंत में ओपन होगा, यहाँ पर बड़ी आंत में ओपन होगा। फिर बड़ी आंत से भोजन जो है फिर गुदा के द्वारा बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, देखो तो पहला लाइन यहाँ पे क्या कर रहा है कि छोटी आंत जो है ये आपको बड़ी आंत में क्या होता है, समाप्त होता है ये। ठीक है, कहाँ शुरू होकर, ये अमाशय शुरू होता है और ये जाकर कहाँ आता है, बड़ी आंत में जाके समाप्त होता है। अब बात करें आप नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है कि अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। मतलब छोटी आंत में अमाशय से भोजन क्या किया, यहाँ देखो भोजन यहाँ से आया। ठीक है, अमाशय में आया। ये क्या है हमारा, ये हमारा अमाशय है। ये क्या है, ये हमारा अमाशय है। और अमाशय से भोजन क्या हुआ, छोटी आंत में प्रवेश किया। ठीक है, छोटी आंत के बाद ये फिर बड़ी आंत में जाएगा, फिर बॉडी से बाहर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब छोटी आंत में प्रवेश करता है भोजन तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है। अब देखो स्फिंक्टर जो होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवरोधनी। ये क्या होता है, किसी चीज की गति को एक ही दिशा में होने देता है। जैसे चापाकल के अंदर एक जलेबी होता है ना, जो आपको पानी को ना सिर्फ एक ही दिशा में लाने देता है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे हम स्फिंक्टर, जो एक ही दिशा में गति करने देता है। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर लगा होगा वो भोजन को सिर्फ अमाशय से छोटी आंत में आने देगा, छोटी आंत से फिर अमाशय में नहीं जा सकता है। ठीक है, आपको पता होगा कि अमाशय का जो माध्यम होता है वो अम्लीय होता है, क्योंकि यहाँ पे एचसीएल होता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में यहाँ का एंजाइम काम करता है। और छोटी आंत का जो माध्यम होता है वो क्षारीय माध्यम होता है। यहाँ पे जो पित्त रस आता है लीवर से, यहाँ पे लीवर होता है ना, यहाँ पे इस तरह से लीवर होता है। ठीक है, पित्त रस लीवर से आता है और इसके माध्यम को क्षारीय बना, छोटी आंत के माध्यम को क्षारीय बना देता है। तो यहाँ का माध्यम अलग है और यहाँ का माध्यम अलग है। अगर ये आपस में मिक्स हो जाए तो फिर कोई एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे स्फिंक्टर लगा होता है। यहाँ भी स्फिंक्टर, जब ग्रासिका से भोजन जब छोटी आंत मतलब ग्रासिका से भोजन जब अमाशय में आता है, यहाँ भी अवरोधनी लगा होता है, यहाँ भी स्फिंक्टर लगा होता है। क्यों स्फिंक्टर लगा होता है, क्योंकि यहाँ भी भोजन जो है अमाशय से मतलब ग्रासिका में ना जा सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है अम्ल है एचसीएल, वो बहुत ही सांद्रित अम्ल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, जब क्या पे सपोज हम चावल वगैरह को मतलब चबा के नहीं खाते हैं, ठीक है, या ऐसे खा लेते हैं कभी कभी, तो क्या होता है यहाँ पे कुछ चावल वगैरह कण जो है, फूड का पार्टिकल कुछ कण जो है इस अवरोधनी में फंस जाता है, तो हमें जो है जोड़ का इस तरह ढकार आता है और यहाँ से भोजन कुछ मात्रा में भोजन जो है ग्रासिका में चला जाता है। यहाँ पे काफी जलन होता है, हमारे चेस्ट में काफी जलन होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि इस भोजन के अंदर क्या है, एचसीएल मिला हुआ है। ठीक है, एचसीएल मिला हुआ है। वो एचसीएल जब इसमें ग्रासिका में जाता है तो वहां पे जलन फील होता है, क्योंकि वहां पे क्या है, सांद्रित अम्ल मिलाया है। इसको रोकने के लिए दोनों जगह क्या होता है, यहाँ पे स्फिंक्टर लगा होता है, यहाँ पे अवरोधनी लगा होता है। तो ये अवरोधनी स्फिंक्टर क्या द्वारा क्या करता है, नियंत्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये जो क्षुद्रांत है, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्षुद्रांत भी बोलते हैं। ये पूरा पूरा आहार नाल का मतलब कि मुख से लेकर गुदा तक के जो पूरा पूरा पाइप है, इस पूरा पाइप में सबसे लंबा पार्ट कौन है, वो सबसे लंबा पार्ट है छोटी आंत। ठीक है, यदि ध्यान रखने, सबसे लंबा पार्ट क्या है, छोटी आंत। इसका लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर 6 से 7 मीटर के आसपास होता है। कितना होता है ये, इसका लंबाई लगभग 6 से लेकर 7 आपको मीटर तक होगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका क्षुद्रांत, सबसे लंबा भाग होता है। अब ये अत्यधिक कुंडली होने के कारण यह मतलब कि क्या हो रहा है, संगत स्थान में अवस्थित हो, मतलब कि क्या होता है, अवस्थित होती है। मतलब ये बहुत ही छोटे जगह में क्या होता है, इतना इतना बड़ा, देखो 6 से 7 मीटर बहुत बड़ा होगा ना लेंथ। ठीक है, ये बहुत ही छोटे जगह में आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही क्वाइल्ड रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ही कुंडलित होते हैं, मतलब क्वाइल्ड रहता है, आपस में मुड़ा सुड़ा रहता है। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कर रहा है यहाँ पे, विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई क्या होता है, भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होता है। होता क्या है, जो शाकाहारी जीव होता है ना, शाकाहारी जीव क्या करते हैं, घास खाते हैं। घास जो है पादप, पादप हो गया ना वो, तो पादप के अंदर वहां पे क्या होगा, पादप कोशिका होगा। पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है वहां पे, कोशिका भित्ति, सेल वॉल होता है। और सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है,
सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज जो है वो बहुत ही जटिल कार्बोहाइड्रेट है, वो आसानी से पचता नहीं है। उसको पचाने के लिए एक जीवाणु होता है मिथेनोजन, जो कि मतलब कि जो भी शाकाहारी जीव है उसके रुमेन में पाया जाता है मिथेनोजन बैक्टीरिया, ठीक है, वही जाके उसको पचा पाता है, उनको क्या कहते हैं मतलब कि सेल्यूलोज को पचा पाता है। सेल्यूलोज बहुत ही जटिल पदार्थ है, तो उसको पचने के लिए क्या, एक लंबा रास्ता चाहिए, एक लंबा पाइप चाहिए, ठीक है। तो वो जो उसका छोटी आंत होता है वो लंबा होता है, ठीक है, किसमें, शाकाहारी जीव में। शाकाहारी जीवों का जो छोटी आंत वो क्या होगा, बड़ी लंबी होगी, ठीक है। किसकी रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं, मांसाहारी की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो मांसाहारी का छोटा होता है, क्योंकि मांसाहारी के अंदर जो जो वो जो मांस खाते हैं उसको पचाना क्या है, आसान है। लेकिन शाकाहारी में जो है सेल्यूलोज पाया जाता है उसके भोजन में, वो पचाना उसको क्या है, कठिन है। इसलिए क्या करें यहाँ पे, विभिन्न जंतुओं की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार क्या होता है, अलग अलग होता है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज को पचाने के लिए क्या होता है, लंबी क्षुद्रांत होता है, मतलब लंबी छोटी आंत होता है, ठीक है, की आवश्यकता होती है। अब देखो मांस का पाचन सरल है, मांस का पाचन क्या है, सरल है, आसान है। अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत क्या होगा, छोटा होगा। आए समझ में। तो जो भी शाकाहारी है उसका जो इंटेस्टाइन होगा, उसका जो छोटी आंत होगा वो क्या होगा, लंबा होगा। और मांस खाने में जो भी मांसाहारी जीव है, ठीक है, उसका क्या होगा, छोटा होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलो आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट अगर देखें हम, ठीक है, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे हम कि क्षुद्रांत में क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन हो गया, ठीक है, वसा हो गया, ऐसा क्या हो रहा है, पूर्ण पूर्ण पाचन स्थल है। ये तीनों तो है भोजन का मुख्य अवयव, क्या है, ये तीन तो है भोजन के अंदर मुख्य तीन अवयव होता है। वो कौन कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और इन दोनों का पूर्ण पाचन होता है एक तरह से, कहाँ पे, हमें क्षुद्रांत में, छोटी आंत में। तो हमसे अगर पूछे भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो क्या आंसर जाएगा, उसका आंसर जाएगा क्षुद्रांत, छोटी आंत, ठीक है। अब देखो पूर्ण पाचन के लिए यकृत और अग्न्याशय से स्रावन प्राप्त करती है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा तो ग्रासिका हो गया, ये हमारा मतलब कि अमाशय हो गया। अमाशय के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, लीवर होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये देखो ये लीवर है, ठीक है, ये यकृत है हमारा, ये क्या है, ये हमारा यकृत है, ठीक है। अब क्या होगा, यकृत से देखो इस तरह से यकृत से नलिकाएं जुड़ी होती है, और यहाँ पे क्या होता है, पित्ताशय होता है, ठीक है। और यहाँ से ये नलिका नीचे जाएगा, और ये नलिका जो छोटी आंत में खुलेगा इस तरह से, और ये छोटी आंत में खुला, और यहाँ से एक और नलिका जाता है, यहाँ से ये जो है आपका, ये जो है अग्न्याशय है, ठीक है। ये जो नलिका है अग्न्याशय से रस लाएगा, अग्न्याशिक रस, ठीक है। और ये जो नलिका है जो ऊपर से क्या करेगा, ये लीवर से रस लाएगा, ठीक है, ये लीवर से रस लाएगा। और ये दोनों क्या करेगा, आपको छोटी आंत में, यहाँ पे छोटी आंत में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा छोटी आंत का पाइप है, इसमें आके क्या हो गया, ये मिल गया, ठीक है, छोटी आंत में जाके ये मिल गया, ठीक है। अब देखो ये छोटी आंत में जाके मिल गया, तो अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस आता है, और लीवर से जो यकृत से क्या आता है, पित्त रस आता है। और पित्त रस जो यहाँ पे ये क्या करेगा, छोटी आंत के माध्यम को क्षारीय बनाएगा, ताकि अग्न्याशय से जो आने वाली अग्न्याशिक रस है वो अच्छे से काम कर पाए, उसका जो एंजाइम है वो अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि इनके एंजाइम को काम करने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए। अग्न्याशय से जो आता है रस, उसके अंदर जो एंजाइम पाया जाएगा, ठीक है, उस एंजाइम को कार्य करने के लिए कैसा माध्यम चाहिए, क्षारीय माध्यम चाहिए। जबकि अमाशय के अंदर जो भी एंजाइम था, पेप्टिन्स वगैरह, ठीक है, उनको काम करने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए। और वो अम्लीय माध्यम कौन मतलब कि प्रदान कर रहा था, वो कर रहा था HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ पे जो है क्षारीय, छोटी आंत में क्या चाहिए, क्षारीय माध्यम चाहिए। और यहाँ पे क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करेगा, वो पित्त रस प्रदान करेगा। पित्त रस के अंदर कुछ पित्त लवण होता है, जो क्या करता है, आपको यहाँ पे क्षारीय माध्यम मतलब प्रदान करता है, ठीक है। वही लाइन यहाँ पे कह रहा है कि पूर्ण पाचन के लिए क्या करती है, यकृत और अग्न्याशय से क्या होता है, स्रावन प्राप्त करती है, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, यकृत से और अग्न्याशय से स्रावन प्राप्त करेगा, ठीक है, कुछ मतलब कि यहाँ पे एंजाइम प्राप्त करेगा, ठीक है, स्रावन मतलब कि प्राप्त करेगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है, अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है। अब देखो क्या है, यहाँ पे अमाशय से जो भोजन आ रहा है, ये जो भोजन आ रहा है ये क्या है, अम्लीय है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, HCl था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अम्लीय है। और अग्न्याशिक एंजाइम की क्रिया करने के लिए क्या चाहिए, क्षारीय माध्यम चाहिए, तो इसलिए क्षारीय बनाना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे क्षारीय बनाया जाता है, और ये क्षारीय कौन बनाता है, वो पित्त रस बनाता है। तो यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है, किस कार्य को, यहाँ पे क्षारीय जो बनाता है माध्यम को, इस क्षारीय माध्यम कौन बनाएगा, वो पित्त रस बनाएगा। कौन, यकृत से आने वाला पित्त रस, ठीक है। अब देखो पित्त रस क्या होता है, यकृत के अंदर बनता है, और बन के क्या होगा, यहाँ पे पित्ताशय के अंदर आएगा, और पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है, यहाँ पे संचित होता है, स्टोर होता है, ठीक है। और यहाँ पे साथ में कॉन्सेंट्रेट होगा, सांद्रित होगा, ठीक है। पित्त रस पित्ताशय में बनता नहीं है, पित्ताशय में बस स्टोर होता है। बनता कहाँ पे है,
वो बनेगा लीवर में, यकृत में, ठीक है। पित्तरस यहाँ से बना और यहाँ पे छोटी आंत में आया और वहां के माध्यम को क्या बना दिया, क्षारीय बना दिया, ठीक। अब देखो वसा का इमल्सीकरण, अब देखो पित्तरस का एक और काम है, ये क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है, ये पित्तरस द्वारा होता है। इमल्सीकरण क्या होता है, वसा का, देखो ये बड़ा बड़ा टुकड़ा है वसा का, ये वसा का क्या है, बड़ा टुकड़ा है, ये मान लो वसा है, वसा का ये बड़ा टुकड़ा है। अब ये क्या होगा, इसका छोटा छोटा टुकड़ा बनेगा, ठीक है, ये देखो छोटा छोटा टुकड़ा बना वसा का, इसको अपन बोलते हैं इमल्सीकरण, ताकि एंजाइम अच्छे से काम कर पाए। अब देखो अगर एंजाइम काम करेगा इसके ऊपर, अगर एंजाइम काम करेगा तो एंजाइम सतह पे काम करेगा, सतह पे काम करेगा, तो सतह पे बड़ा बड़ा अगर अणु, बड़ा सा पार्टिकल है, इसका अगर टुकड़ा अगर बड़ा है तो एंजाइम इसके अंदर जाके कार्य नहीं कर पाएगा। अगर इसको छोटा सा टुकड़ा कर दिया तो एंजाइम अंदर जाके कार्य कर पाएगा। तो मतलब क्या हो गया, इस तरह से सतही क्षेत्रफल बढ़ गया, मतलब कि इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो एंजाइम प्रॉपर अच्छे से काम कर पाएगा, कार्य कर पाएगा। तो इस प्रोसेस को, वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इमल्सीकरण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये भी कार्य कौन करता है, बाइल जूस करता है, मतलब जो बाइल पिगमेंट आता है कहां से, हमारे यकृत से, वो भी यही उसी मतलब कि इसका काम वही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पित्तरस का दो काम हो गया, क्या क्या काम हो गया, पहला कार्य तो क्षारीय माध्यम बनाता है, छोटी आंत क्या करता है, ये क्षारीय माध्यम बनाता है। दूसरा कार्य क्या करता है, ये दूसरा कार्य क्या करता है, ये इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब कि इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण क्या होता है, देखो क्षुद्रांत में वसा की बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। वसा क्या होता है, क्षुद्रांत में बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिसपे उस पर एंजाइम का कार्य करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ा गोलिका तो एंजाइम कार्य करना मुश्किल होगा। पित्त लवण, पित्त रस के अंदर होता है क्या, पित्त लवण, उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, ठीक है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इमल्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इमल्सीकरण बोलते हैं। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे अग्न्याशय से जो अग्न्यासिक रस निकलता है, ठीक है, अग्न्याशय से क्या होता है, अग्न्यासिक रस निकलता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन को पचाने के लिए क्या जाता है, इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। अब देखो तथा अब देखो ट्रिप्सिन पाया, तथा इमल्सीकृत वसा को पचाने के लिए क्या पाया जाता है, इसमें लैपेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें लैपेज एंजाइम पाया जाता है। अब देखो उसके बाद क्या कहते हैं, क्षुद्रांत की जो भित्ति में ग्रंथि होती है, और उस ग्रंथि से क्या निकलता है, आंत रस निकलता है। क्या निकलता है, आंत रस निकलता है, किससे, छोटी आंत की भित्ति से, उसकी भित्ति से ग्रंथि होता है, उसकी भित्ति में कुछ, उससे क्या निकलेगा, आंत रस निकलेगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं उसको, आंत रस निकलता है। उसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है, आंत रस के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है, ये एंजाइम प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा एमिनो अम्ल में, ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, ठीक है, और वसा को कन्वर्ट करेगा किसमें, वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये जो तीनों है, ये तीनों जो है, ये भोजन का अवयव है, ये जटिल पदार्थ है। ये क्या है, ये जटिल पदार्थ है। ये क्या है, तीनों, ये तीनों जटिल पदार्थ है, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये तीनों जटिल पदार्थ है। और ये क्या है, ये आपको सरल पदार्थ है। ये क्या है, ये सरल पदार्थ है। ये तीनों क्या, ये क्या है, सरल पदार्थ है। तो जटिल पदार्थ क्या हो गया, सरल पदार्थ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इस एंजाइम की मदद से। अब इस पदार्थ का क्या होगा, श्वसन होता है। इन पदार्थ क्या होगा, जो आगे पढ़ेंगे अपन, सरल पदार्थ का क्या होता है, श्वसन होता है, ठीक है। इसका अवशोषण भी होगा ब्लड के अंदर, फिर ये कोशिका में जाएगा, वहां पे क्या होगा, उसका श्वसन क्रिया होगा, फिर वहां से क्या निकलेगा, इससे निकलेगा ऊर्जा। क्या निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा। इस बीच में क्या होगा, यहाँ पे श्वसन क्रिया होगा। क्या होगा, यहाँ पे इस सरल पदार्थ पे क्या होगा, श्वसन की क्रिया होगा, इससे निकलेगा ऊर्जा, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक है। चलो ये थोड़ा दोबारा प्रिंट हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया। आज समझ में, ये कुछ पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट है छोटी आंत से रिलेटेड, ठीक है, आ रहा समझ में। चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब क्या कह रहा है, जो ये पाचित भोजन है उसको आंत्र की भित्ति में क्या होता है, अवशोषित कर लेता है। जो हमारा अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी हमारा सरल पदार्थ निकला उससे क्या करेगा, आंत की भित्ति क्या करेगा, उसको अवशोषित कर लेगा, ठीक है। क्षुद्रांत के आंतरिक, अब देखो क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली लायक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, उंगली जैसा संरचना होता है, जैसे दीर्घ रोम या भिलाई का। जैसे देखो ये आंत्र का छिद्र है, देखो ये लुमेन है, छिद्र है, ठीक है, ये छिद्र है। अब देखो इस छिद्र के अंदर क्या, देखो उंगली लायक संरचना होता है। क्या होता है, यहाँ पे उंगली लायक संरचना होता है। देखो यहाँ पे उंगली लायक संरचना है ना, इस तरह से बराबर उंगली लायक संरचना होता है। जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए छोटी आंत है, इसको जूम करके देखिए, इसका ये लुमेन है, इसको जूम करके देखिए, तो यहाँ पे उंगली लायक संरचना इस तरह से होता है। इसको अपन बोलते हैं विलाई। क्या ये है विलाई। ये क्या है, विलाई बोलते हैं इसको, या दीर्घ रोम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इस विलाई की जो ऊपर कोशिका है उसके ऊपर भी क्या होता है, छोटा छोटा विलाई होता है, मैक्रो विलाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मैक्रो विलाई होता है। ये क्या करता है, अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। क्या करता है, ये
अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है, मतलब कि सरफेस एरिया क्या करता है, बढ़ा देता है ताकि अवशोषण अच्छे से हो पाए। दीर्घरोम क्या होता है, ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल क्या करता है, बढ़ा देता है। दीर्घरोम में रुधिर वाहिका की भव्यता होती है, यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, रुधिर वाहिका होता है, ब्लड वेसल्स होता है, जिससे कि क्या करे, आसानी से अवशोषण हो जाए और ब्लड में चला जाए अवशोषित पदार्थ। ठीक है, चलो ये हो गया दीर्घरोम। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट है यहाँ पे क्या है, बड़ी आंत। तो ये क्या है, बड़ी आंत क्या है, हमारे आहार नाल का सबसे लास्ट भाग है। ठीक है, ये क्या है, सबसे लास्ट भाग है सबसे। अब इसमें क्या है, इसको वृद्धांत बोलते हैं, साथ में बड़ी आंत बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बिना पचे भोजन वृद्धांत में क्या होता है, भेज दिया जाता है। अब देखो वृद्धांत क्या, उसको बड़ी आंत बोलते हैं। ये पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। क्या ये अंतिम भाग है, जो शुद्रांत छोटी आंत से जुड़ा होता है। क्या होता है, ये छोटी आंत से जुड़ा होता है। यहाँ पे इस तरह छोटी आंत से जुड़ा रहेगा, आरस में इस तरह से छोटी आंत तो कॉइल रहता है और ये यहाँ पे जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये छोटी आंत जुड़ा रहता है और छोटी आंत से निकलेगा, ठीक है, बाहर, तो छोटी आंत से जुड़ा होता है। अब देखो जहां दीर्घरोम इस पदार्थ में जल का अवशोषण करता है, तो देखो बड़ी आंत में क्या होता है, यहाँ भोजन का अवशोषण नहीं होता, यहाँ किसका अवशोषण होता है, यहाँ जल का अवशोषण होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अन्य पदार्थ जैसे गुदा द्वारा क्या होता है, जो पदार्थ पचा नहीं, ठीक है, वो गुदा द्वारा क्या शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जो अपच भोजन है तो क्या करेगा उसको, ये गुदा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गुदा। ये गुदा है, ठीक है, इसको मल द्वारा ये बोलते हैं गुदा। इससे क्या होगा, जो भी अपच भोजन है, मल है, वो बाहर चला जाएगा बॉडी से। अब देखो इस वज्र पदार्थ का क्या होता है, बहिक्षेपण गुदा द्वारा। अब देखो यहाँ भी क्या होता है, स्फिंक्टर होता है, यहाँ भी अवरोधनी होता है, यहाँ भी अवरोधनी होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या, इससे क्या होगा, यहाँ पे ये नियंत्रित होता है। ठीक है, तो ये था। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक बचाता है अपना पाचन तंत्र में, उसको अपन बोलते हैं दंत क्षरण या टूथ डिके। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा समझ लो, इसको क्या ये क्या होता क्या है, जब अपन खाना खाते हैं ना, तो दांत के अंदर क्या होता है, कुछ भोजन चिपके रह जाता है, और उस भोजन के अंदर क्या होता है, शर्करा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और उस कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, ठीक है, वहां पे कुछ जीवाणु आ जाता है। ठीक है, क्या होता है, कुछ जीवाणु आ जाता है। अब देखो ये वाला ये है दांत का फोटो। ठीक है, इसमें देखो ये जो उजला वाला पार्ट दिख रहा है ऊपर से, इसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी का, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, इनेमल। अब देखो इसके नीचे जो है, ये इसको डेंटाइन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि दंत क्षरण जो है इनेमल तथा डेंटाइन के स्नेह स्नेह मतलब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे मृदुकरण हो जाता है, मतलब सॉफ्टनिंग हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है यहाँ पे धीरे धीरे। क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, जब भोजन चिपका होता है ना, जब भोजन चिपका होता है तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया आता है, कुछ जीवाणु आता है। उस जीवाणु क्या करेगा, इसको पाचन करेगा और यहाँ पे कुछ अम्ल का स्रावित करता है। वो अम्ल क्या करता है, इस इनेमल को क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है। जब ये इनेमल सॉफ्ट हो जाता है तो क्या होता है, ये इसमें धीरे धीरे छिद्र हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, आपको डेंटाइन को यहाँ पे डेंटाइन के अंदर चला जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको ये जो ब्लड वेसल्स है इसमें चला जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा आपको दर्द होता है, या फिर आपको कि यहाँ पे संक्रमण भी होने का संभावना होता है। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्नेह स्नेह क्या सॉफ्ट हो गया। इस प्रकार अब ये इसका प्रारंभ होता है, और जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं तो अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर क्या होता है, दांत पर चिपक जाता है, उसको दांत फलक बोलते हैं। अब जब यहाँ बैक्टीरिया आएगा, इसे चिपकेगा, तो यहाँ पे एक लेयर बना देता है, उसको बोलते हैं दंत प्लाक। ठीक है, अब जब ढक लेता है ना इसको पूरा, अब देखो जब ढक लेगा पूरा, इसको ढक लेगा पूरा, तो यहाँ पे जो लार ग्रंथि लार जो आएगा, लार ग्रंथि से लार जो आता है, और इस अम्लीय माध्यम को जो है उदासीन नहीं कर पाता है, क्योंकि अम्ल जो ये जो लार जो होता है, लार के अंदर क्या होता है, ये क्षारीय हल्का क्षारीय माध्यम होता है लार। ठीक है, और ये अम्लीय है तो यहाँ पे लार नहीं आ पाता है, तो ये इसको बचा नहीं पाता लार, इसको दांत को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दंत पलक बोलते हैं, जो दांत को क्या ढक लेता है। इसलिए लार अम्ल उदासीन करने के लिए दांत सतह पर नहीं पहुंच पाती है, और सूक्ष्म जीव मज्जा पे प्रवेश कर सकते हैं, तथा यहाँ पे क्या होता है, जलन फील होता है और संक्रमण का भी खतरा होता है। ये गाइज ये था अभी तक का अपना, ठीक है, ये आज का ये जो था अभी तक का अपना पाचन तंत्र था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे जय परिक्रम के अंदर हम पोषण पढ़ लिए। ठीक है, पोषण के अंदर जो भी पाचन वगैरह क्रिया था वो सब पढ़ लिए। अब सेकंड जो टॉपिक है उसमें वो है श्वसन, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।